हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। कहाँ से? 4 से लेकर 8 तारीख तक की। ठीक है। पहली न्यूज़ है आईपीएल के लिए। आईपीएल के इतिहास में अब तक दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? पीयूष चावला। सबसे ज्यादा दूसरे गेंदबाज लिए हैं पीयूष चावला ने। मुंबई इंडियंस के अनुभवी स्पिनर पीयूष चावला आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बीते शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। पीयूष चावला ने पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को आउट किया, जिससे वे डेन ब्रावो से आगे निकल गए और 184 विकेट लेकर दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है। नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण और प्याज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है। सरकार ने देशी चने के आयात पर लगने वाले शुल्क से 31 मार्च 2025 तक देने का फैसला किया है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी बिल ऑफ एंट्री के जरिए पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि ये सभी बदलाव 4 मई से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति देती रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश सहित 6 देशों को एक निश्चित मात्रा में प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। भारत मालदीव के बीच चौथे हाई लेवल बैठक संपन्न हो गई है। सैन्य कर्मियों की वापसी की समीक्षा की जा रही है। नई दिल्ली में बीते शुक्रवार को भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक संपन्न हुई है। कौन सी चौथी बैठक संपन्न हुई है? विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत और मालदीव ने शुक्रवार को द्वीपीय देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की है। भारत हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह में 3 विमान प्लेटफॉर्मों का संचालन कर रहे कुछ सैन्य कर्मियों को पहले ही वापस बुला चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा चल रही है। बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र, द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को बढ़ाने का प्रयास और विकास सहयोग परियोजनाएं प्रमुख रहीं। विदेश मंत्रालय ने मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की बदलने की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की पुष्टि की है। साड़ी को वैश्विक पहचान। टाइम्स स्क्वायर पर 500 महिलाओं ने किया विभिन्न शैलियों की साड़ियों का प्रदर्शन। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर साड़ियों में सजी सैकड़ों महिलाओं ने साड़ी की वैश्विक पहचान को प्रदर्शित करने के मकसद से एक विशेष कार्यक्रम में साड़ियों की खूबसूरती, विरासत और संस्कृति विविधता का प्रदर्शन किया। इसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय की महिलाओं के साथ करीब 9 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय समुदाय सहित 9 देशों के 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। टाइम्स स्क्वायर पर बीते शनिवार को आयोजित साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम में भारतीय समुदाय सहित उन 9 देशों की 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया जहां साड़ी लोकप्रिय परिधान है। इन दोनों देशों में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, त्रिनिदाद, गुयाना शामिल हैं। पुंछ सेक्टर में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद कड़ी चौकसी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में बीते शनिवार को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद आज रविवार को सुरक्षा कर्मियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। वायुसेना ने आतंकी हमले में वायुसेना कर्मी कार्पेल विक्की पहाड़े के बलिदान को सलाम करते हुए रविवार को गहरी संवेदना व्यक्त की है। 4 अन्य घायल वायुसेना कर्मियों को इलाज उधमपुर के कमांड अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शह सितार के पास शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के अतिरिक्त बल शनिवार देर रात पुंछ में जर्रा वली गली JWG पहुंचे। पुंछ सेक्टर के सैनई गांव में हुए हमले के बाद घायल 5 जवानों को उधमपुर के कमांड अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायल वायु सैनिकों में से
कॉर्पल विक्की पहाड़े ने दम तोड़ दिया। स्थानीय सैन्य इकाइयों ने क्षेत्र में रविवार को जगह जगह नाकाबंदी करके फिलहाल घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रखा है। चुनाव आयोग के निमंत्रण पर 23 देशों के 75 प्रतिनिधि लोकतंत्र के पर्व को देखने भारत पहुंचे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकसभा चुनाव देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थाओं से जुड़े 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। यह जानकारी आज रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि यह बहुत खुशी और संतुष्टि की बात है कि हमारे निमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे चुनावों को देखने यहाँ आए हैं। कच्चे तेल के दाम $84 $84 प्रति बैरल के करीब पेट्रोल डीजल कीमत स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $84 और WTI क्रूड $79 प्रति बैरल है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये, मुंबई में 104, डीजल 92, कोलकाता में 103, डीजल 90, चेन्नई में 100 और डीजल 92 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध है। भारत के आम चुनावों की प्रक्रिया देखने और समझने पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल। जाने क्या है कार्यक्रम। लोकतंत्र के त्योहार। ये पूरा प्रतिनिधिमंडल बाहर से आया है चुनावों की प्रक्रिया को देखने के लिए। लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक देशों के बीच चुनावी कार्य प्रणालियों को दूसरे देश तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अंगुतुक कार्यक्रम IEVP के अंतर्गत 23 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भारतीय आम चुनावों को देखने के लिए भारत में हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया अद्वितीय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि भारतीय चुनाव क्षेत्र अद्वितीय है क्योंकि ना तो चुनावी पंजीकरण अनिवार्य है और ना ही मतदान अनिवार्य है। इसलिए चुनाव आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों को स्वेच्छा से मतदाता सूची का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने और फिर एक व्यवस्थित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सहमति के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मनाने के लिए पूरे विश्वास के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि यह कहना स्वयं सिद्ध होगा कि हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसकी विश्वसनीयता चुनावों में भारी मतदान और मतदाता जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में मतदाता सूची की लगभग संतृप्ति के माध्यम से मान्य होती है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। भारत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा अभियान की शुरुआत। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 2024 महिला T20 विश्व कप 3 से 20 अक्टूबर को बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। 2014 के बाद यह दूसरी बार है जब यह टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत ग्रुप ए बी की टीमें। भारत ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान क्वालिफायर 1 और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। ग्रुप बी में मेजबान बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और क्वालिफायर 2 शामिल है। भारत महिला T20 विश्व कप में अपना अभियान 4 अक्टूबर को सिलहट में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू करेगा। इसके अलावा भारत का बहुप्रतीक्षित मैच 6 अक्टूबर को सिलहट में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। इसके बाद भारत 9 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 से भिड़ेगा और अपने अंतिम ग्रुप मैच 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। REC को गुजरात की गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। REC लिमिटेड को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने रविवार को कहा कि उसे गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। गिफ्ट सिटी स्थित यह इकाई न केवल REC के लिए नए व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करेगी बल्कि देश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। उसके बाद आ जाते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने अपने बैगेज पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी सामान नीति यानी बैगेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब पैसेंजर 15 किलोग्राम का सामान ही फ्री में ले जा सकते हैं। फ्लाइट में अब 15 केजी तक का सामान ही फ्री ले जा सकेंगे। ठीक है।
भारतीय सेना ने जारी किए दो आतंकियों के स्केच, 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। एक आतंकी ये है और दूसरा ये है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना आईएएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का सर्च अभियान सोमवार तीसरे दिन भी जारी रहा है। भारतीय सेना ने दो आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और उन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। भारत और घना के बीच भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर सहमति। भारत और घना के बीच भुगतान प्रणालियों को लेकर अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने 6 महीने में घना अंतर बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली पर यूपीआई को चालू करने पर अपनी सहमति जताई है। इससे उपयोगकर्ताओं को आपस में तत्काल कम लागत वाले धन हस्तांतरण में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत और घना अब आपस में आर्थिक लेन देन को मजबूत कर सकेंगे। दोनों ही देशों ने भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का अहम फैसला किया है। इसके तहत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और घना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को जोड़ा जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक भारत घना ने डिजिटल परिवर्तन समाधान, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू की संभावनाओं के बारे में चर्चा की और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते द्वारा पेश किए गए अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ ही दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना और उस पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने घना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता और वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार प्रिया पी नायर के साथ 2 से 3 मई 2024 तक अक्रा में अपने घना समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी की बैठक की। जेटीसी की सह-अध्यक्षता घना गणराज्य के व्यापार और उद्योग उपमंत्री माननीय माइकल ओकरे बाफी और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने की। ओलंपिक 2024 भारतीय पुरुष और महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। जुलाई में पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की पुरुष एवं महिला वर्ग की रिले टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। 4x400 मीटर रिले टीमों, महिला और पुरुष दोनों ने सोमवार को बहामास के नाउस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स रिले में अपने अपने दूसरे दौर की हीट में दूसरा स्थान हासिल कर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महिलाओं के टूर्नामेंट की हीट नंबर 1 में जैमका पहले स्थान पर रही, जबकि रूपल चौधरी, एम आर पुवम्मा, ज्योतिका श्रीदांडी, सुभा वेंकटेशन दूसरे स्थान पर रहीं और पेरिस खेलों के लिए टिकट हासिल किया। पुरुष की टीमें, जिसमें मोहम्मद अनस यहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव और अहमद जैकब शामिल हैं, 3 मिनट और 3.23 सेकंड के संयुक्त समय के साथ अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर यूएसए की टीम रही। दूसरे इस दौर के दौरान तीनों हीट में सर्वोच्च स्थान पाने वाली दो टीमें ओलंपिक में प्रवेश करेंगी, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है वह पूरे देश में बहेगी, पुष्कर सिंह धामी ने ये बात बोली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चुनावी दौर पर हैं और ताबड़तोड़ रैली व सभा कर रहे हैं। वे भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में जोश भर रहे हैं। सोमवार को वह तेलंगाना में चुनावी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद से भाजपा उम्मीदवार किशन रेड्डी के पक्ष में आज आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं को साधने के साथ उनमें जोश भरा। उन्होंने तेलंगाना के युवाओं को राष्ट्रवाद और मां भारती की सेवा का मंत्र दिया। तेलंगाना में महबूबाबाद में एक अन्य चुनावी जनसभा में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है, जिसकी उत्तराखंड से शुरुआत हुई, वह पूरे देश में बहेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने केरल तट पर 6 भारतीयों के साथ ईरानी जहाज को हिरासत में लिया है। भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने 5 मई 2024 की देर रात केरल के तट से दूर बेपौर के पश्चिम में 6 भारतीयों वाले चालक दल के साथ एक ईरानी मछली पकड़ने की नौका को हिरासत में लिया। तेज समुद्री हवाओं के बीच संचालित ऑपरेशन में भारतीय तटरक्षक के जहाज और विमान शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय तटरक्षक की एक टीम नौका को रोकने के बाद उस पर चढ़ गई और किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि की संलिप्तता का पता लगाने के लिए इसकी गहन जांच की। इस नौका से इस नौका की से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी से यह पता चला कि जहाज का मालिक
एक ईरानी व्यापारी था जिसने तमिलनाडु के रहने इन भारतीय मछुआरों को अनुबंधित किया था। उन्हें ईरान तट पर मछली पकड़ने के लिए ईरानी वीजा जारी किया गया था। जेएएफ प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने की एनसीसी, एनएसएनसी और भारतीय नौसेना अकेडमी की पहली यात्रा। कमांडर हो हाजिम आई मेहता के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जॉर्डन सशस्त्र बल जेएएफ प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने 29 अप्रैल से 4 मई 24 तक दक्षिणी नौसेना कमान एनएसएनसी कोची और भारतीय नौसेना अकेडमी आईएनए झीमाला का दौरा किया। इस पहली यात्रा का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण आदान प्रदान करना था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर आयोजित दूसरी सलाहकार बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने एसएनसी कोची के पेशेवर प्रशिक्षण स्कूल में विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा किया। इस दौरे में सिमुलेटर से परिचित कराना, पेशेवर बातचीत और बीबीएसएस एवं डाइविंग ऑपरेशंस का प्रदर्शन शामिल रहा। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए छात्रों को तैयार, राष्ट्रपति ने ऐसी बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि छात्रों को 21वीं सदी की चुनौती से निपटने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे विद्यार्थियों के चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण करने में अपनी भूमिका निर्वहन करें। राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की। समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अतीत में बदलाव की गति इतनी तेज नहीं थी। आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। परिवर्तन की गति और मात्रा दोनों ही बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी और आवश्यक कौशल में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। मॉरिशस में जाएगा भारत का चावल। सरकार ने 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने मॉरिशस को 14,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि मॉरिशस को 14,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मॉरिशस को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। इन देशों को भी किया गया निर्यात। इससे पहले भारत सरकार ने तांजानिया, जिबूती, गिनी बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस, सेशले जैसे देशों को भी गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। मिडिल ईस्ट के पर्यटन बाजार में मजबूती से पैर जमाने के लिए भारत के अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भागीदारी। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 6 मई से लेकर 9 मई के दौरान दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग ले रहा है। यह आयोजन मध्य पूर्व के पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन सोमवार को दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सीवन ने किया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया। मंत्रालय ने पूरे वर्ष के दौरान भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। बता दें, भारत इस आयोजन में 6 मई से लेकर 9 मई तक भाग ले रहा है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भारत की भागीदारी से पर्यटन उद्योग और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह आयोजन पर्यटन से जुड़ी भारतीय कंपनियों को अपनी पेशकश प्रदर्शित करने, उद्योग के भीतर गठबंधन बनाने और मैना क्षेत्र के अंगतुकों को आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बदले में इससे पर्यटन क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक मुंबई में आयोजित 3 नए आपराधिक कानूनों का पाठ्यक्रम की शुरुआत। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया। बोर्ड ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 1,000 से ज्यादा पाठ्यक्रमों के दोहरे मील के पत्थर को स्वीकार किया। बोर्ड ने राज्यों के मंच के लिए नीति के साथ सहयोग की सराहना की, जिसमें ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर क्षमता निर्माण पहल का संचालन करने में समर्थ क्यूरेटेड कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया गया है।
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में करते हुए कहा कि कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन के रामादोरई सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 3 मई को मुंबई में किया गया। बोर्ड ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन 1000 से ज्यादा पाठ्यक्रमों के दोहरे मील के पत्थर को स्वीकार किया। बीआरओ ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ मित्र देशों में भी सड़कें बनाई। रक्षा सचिव। सीमा सड़क संगठन बीआरओ मंगलवार को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा कि बीआरओ ने भारत से लगी भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ मित्र देशों में भी सड़कें बनाई हैं। देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर 9 फीट से 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर सड़क निर्माण करके बीआरओ ने अग्रिम इलाकों तक सेना की पहुंच बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में मौसम के विपरीत कठिन स्थिति में बीआरओ ने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने सीमा सड़क संगठन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन बताया जो सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा सचिव ने आग्रह किया कि परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाई जाए। और इसी के साथ हो जाता है करंट अफेयर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड व्हाट यू वांट टू डू।